नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है खास मुलाकात। और आज हमारी बातचीत हो रही है टेलीकॉम मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद से। डिजिटल इंडिया वीक के शानदार लॉन्च के बाद आगे अब उनका फोकस ये होने जा रहा है कि कैसे कार्रवाई तेज की जाए, क्रियान्वयन को कैसे तेज किया जाए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। प्रसाद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। कल की बहुत सफल आयोजन के लिए बहुत धन्यवाद। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कल एक उदाहरण ये मिला कि जब प्रधानमंत्री और मंत्री के मंत्रालय के जो ऑफिसर हैं वो अगर बिल्कुल अलाइंड हो तो सचमुच बड़ा काम किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्देश रहता है और जो उनके काम करने का तरीका होता है उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और डिजिटल इंडिया एक मिशन मोड प्रोग्राम था, इसको सफल करना था। इसलिए हमारी ये कोशिश थी कि प्रदेश, केंद्र, जनता और पूंजी निवेशक सब एक साथ आए। और पिछले एक महीने की पूरी तैयारी थी, मेरी बातचीत थी। मैं स्वयं इंदिरा गांधी स्टेडियम में पिछले 4 दिन से रोज 3-4 घंटा समय दिया करता था। और मैंने अपने अफसरों से कहा कि जब डिजिटल इंडिया भारत का बड़ा प्रोग्राम है तो विज्ञान भवन से बाहर निकलना है। तो वहां 15,000 लोग आते हैं, तो उसमें जनता आई, छात्र आए, विद्यार्थी आए, आईटी प्रोफेशनल्स आए, आईटी एक्सपर्ट्स आए, नैसकॉम के लोग आए, राज्यों के मंत्री आए, कर्मचारी आए, बहुत लोग आए। तो एक जो विशाल उसके लिए, और सबसे जिसके लिए मैं आपके माध्यम से जो सारे कॉर्पोरेट जगत के लोग आए, भारत के और दुनिया के, और जिस उत्साह के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पूरे कार्यक्रम में जी। और पूंजी निवेश का भरोसा दिलाया जी। तो उससे देश में एक नई राजनीति शुरू हुई है कि विकास के नाम पर सभी साथ आ सकते हैं। जी बिल्कुल। ये जो कल का आंकड़ा सामने आया, इसको लेकर के बड़ी चर्चा है। हम इसको ऐसे समझते हैं कि कंपनियों का जो मौजूदा निवेश प्लान है ये उसका एक कुल योग है जो 4.5 लाख करोड़ के आसपास बैठता है, जो आने वाले वर्षों में होगा। लेकिन जब ये कंपनियां आपके पास आकर के ये भी शिकायत करती हैं कि देखिए आप हमारे 1 रुपए के रेवेन्यू में से 30% तो टैक्स ले लेते हैं, हमारे पास निवेश के लिए पैसा नहीं बचता, तो इनका निवेश वास्तव में आएगा, इसको लेके शंकाएं होती हैं लोगों के मन में। अब देखिए, शंका करने वाले तो हमेशा शंका करते हैं। अब कल चाहे वो मुकेश अंबानी हो या साइरस मिस्त्री हो या अजीम प्रेमजी हो या अनिल अग्रवाल हो या अनिल अंबानी हो या सुनील मित्तल हो, इन सबों ने प्रधानमंत्री के सामने अपने पूंजी निवेश के प्रस्ताव को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ऑप्टिकल फाइबर, इन सबों में बताया है। तो अब मैं उनको विश्वास करूं कि जो क्रोनिक क्रिटिक होते हैं उनकी बातें सुनूं? मैं तो काम करता हूं जी। अब अनिल अग्रवाल ने, देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि 2-3 महीने से मैं उनसे पिछले 4-5 महीने से आग्रह कर रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आप आइए, देश का भविष्य अच्छा होने वाला है। अब उन्हें 40,000 करोड़ के फैब में इन्वेस्टमेंट की घोषणा की, 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी जी। अब आपने देखा कि कभी आपने सोचा है क्या कि टीसीएस के ओर से इसी साल 60,000 लोगों को नौकरी दी जाने वाली है? कभी आपने सुना था इस बात को? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सब तो उन्होंने सामने किया, साइरस मिस्त्री ने किया। तो आलोचक तो संजय पुगलिया हमेशा रहेंगे। मैं काम करता हूं, देश आगे बढ़े, हमारी कोशिश है जी। डिजिटल इंडिया ने देश में एक अलग जगह है, सभी मिलकर काम करें तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल यह है जिसमें कल आपने भी काफी जिक्र किया उसका, वो था इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उनकी मैन्युफैक्चरिंग का। उसमें भी यही बात सामने आ रही है कि इसको बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है, वरना हमारा इंपोर्ट बिल क्रूड तेल जैसा हो जाएगा। उसमें जो रास्ते में रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? क्योंकि जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, जो एसएमई साइज के लोग हैं, वो इस बारे में कहते हैं कि हमको ग्राउंड में काम करने में बड़ी दिक्कत आती है। किसी को दिक्कत आती है तो सीधा मुझसे बात करें। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं। अब आप जान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की स्कीम थी। जब मैं 1 वर्ष पहले मंत्री बना था, एक वर्ष 2 महीना पहले, तो देश में सिर्फ 2 जगह अप्रूव हुआ था। मैंने इस विषय को पकड़ा, इसमें नियोजन की संभावना है, पूंजी निवेश की संभावना है। आज 21 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर को हमने टोटल अप्रूव कर दिया है। मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा, आईटी मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया, उनको इसकी पूरी संभावनाओं के बारे में बताया। मैं जर्मनी गया, साउथ कोरिया गया, वहां के इन्वेस्टर्स से मिला।
आज बड़ी संख्या में पूंजी निवेश के लिए तैयार है और राज्य सरकारें तैयार हैं। आज मुख्यमंत्री हमसे आग्रह करते हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर दीजिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर दीजिए। आपको जानकर खुशी होगी, लगभग 20 से 25,000 करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं। उसमें जो हमारा एमसिप्स का प्रावधान है, जिसके मॉडिफाइड इंसेंटिव स्कीम जो है, उसमें 9,000 का प्रस्ताव मैं ओके कर चुका हूं जी। और आगे भी लोग पूंजी निवेश करने वाले हैं जी। बिल्कुल। जबलपुर और भोपाल में उसका मैं शिलान्यास कराया हूं। तो आज सारे मुख्यमंत्री चाहते हैं पूंजी निवेश हो जी। बिल्कुल। और आपने देखा एक सीधा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का तो जो मैंने चर्चा की अनिल अग्रवाल की, उन्होंने किया है। तो आज और एक बात ध्यान रखिए संजय पुगलिया जी, कि जो भारत सरकार की सहूलियत है वो अपनी जगह पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य भी अपनी ओर से सहूलियत देंगे ताकि उनके यहाँ अधिक से अधिक लोग जाएं। अब देखिए, इस देश में लगभग 97.5 करोड़ मोबाइल फोन है, बनते बहुत कम है। मेरी पूरी कोशिश है कि हिंदुस्तान में मोबाइल फोन बनना चाहिए। और मैंने विदेशी कंपनियों को कहा है कि आप आइए, यहां पूंजी निवेश करिए और एक भारतीय पूंजी निवेशक की पूरी सुविधा प्राप्त करिए और अपना माल बाहर में एक्सपोर्ट भी करिए और एक्सपोर्ट कंपनी की पूरी सुविधा प्राप्त करिए जी। तो अगर छोटे पूंजी निवेशक को कहीं स्थान नहीं मिल रहा है तो बताएं, हम मदद करेंगे। बिल्कुल। लेकिन कंक्रीट प्रस्ताव आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक बात आपने राज्य सरकारों की तरफ से सहूलियत का जो जिक्र किया, उसमें दरअसल बात यही सामने आती है कि कल जो खाका रखा गया वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, सही है। पूरा देश एक तरीके से भूखा बैठा हुआ है डिजिटल डेमोक्रेसी के इस वेव पर सवार होने के लिए। लेकिन जब लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात या राइट ऑफ वे की बात या जो पंचायतों को जोड़ने के लिए जो टारगेट से करीबन हमने सुना है कि 40% पीछे चल रहे हैं, ये जो एग्जीक्यूशन चैलेंज है जिसमें कि लोकल सरकारें, राज्य सरकारें, कई एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, इससे ओवरकम करने पर क्या चीजें आप लोग करने जा रहे हैं? आपने बहुत सही कहा। जब हम सरकार में आए थे तो नोफन प्रोग्राम में सिर्फ लगभग 258 या 260 किलोमीटर पाइप ले हुआ था। जब मैं मंत्री बना तो प्रधानमंत्री के निर्देश के मुताबिक इसे मिशन मोड में इंप्लीमेंट करने की कार्रवाई शुरू किया और हमने कोई 45-46 हजार किलोमीटर एक साल में इसको डाला है हमारे विभाग के निर्देशन में जी। लेकिन इसके पूरे स्ट्रक्चर में कुछ खामियां दिखाई पड़ी। इसलिए प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई, चर्चा करके उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उस कमेटी ने कहा है कि राज्य सरकारों की भी भूमिका बहुत जरूरी है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में। फिर मैंने देश के आईटी मंत्रियों का कार्यक्रम किया, उनसे बातचीत हुई, मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई और आज संजय जी मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि देश के 10 बड़े बड़े राज्य तैयार हो गए हैं कि हम स्पेशल पर्पस व्हीकल से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को इंप्लीमेंट करेंगे। महाराष्ट्र है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बंगाल है, राजस्थान है, इन सबों के मुख्यमंत्रियों ने लिखा है। तमिलनाडु अपना अलग मॉडल लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है, उसको भी हमने इन प्रिंसिपल अप्रूव कर दिया है। आंध्र प्रदेश ग्राम पंचायत से आगे जाने की बात सोच रहे हैं, हमने उनको भी इन प्रिंसिपल अप्रूव कर दिया है। तो आज राज्य सरकारें आ गई हैं। राइट ऑफ वे एक बहुत ही गंभीर समस्या है, एकाध स्टेट को छोड़ करके बाकी जगह ये सब अप्रूव हो गया है। तो मुझे लगता है कि एक बार राज्य सरकार भी ऑन बोर्ड आ जाएंगे तो चीजें और तेजी से आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल। इसका दूसरा हिस्सा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और यहां पर आप लोगों की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए सवाल समझना चाहूंगा इसका क्या मतलब है कि आधार को किसी एक स्कीम में आप इम्बेड करना चाहेंगे जिसका कोई लाभार्थी है किसी दूर दराज गांव में बैठा हुआ, उसको पैसा मिले, ट्रांजैक्ट कर सके, भुगतान ले सके, अगर छात्रवृत्ति है या पेंशन है उसका लाभ पहुंच सके। ये जो पहुंचाने तक के बीच के रास्ते के स्टेक होल्डर हैं, जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, उसमें इतनी जटिलता है और इतना आपस में विवाद है कि ये स्मूथ होकर के एक हाईवे की तरह से बनने में भी दिक्कत है। मेरा ये कहना सही होगा ना कि आधार की एम्बेडिंग होना, स्कीमों से जोड़ना और उसको आखिरी माइल तक पहुंचाना, यानी बैंक और पोस्ट ऑफिस का ढांचा खड़ा करना अभी बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है और ये 1-2 साल में हो जाए ऐसा लगता नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो अपने फैसले हैं कि इसको मैंडेटरी नहीं करना, वो अपनी जगह पर है। एक बात आप समझिए, 125 करोड़ के देश में 82 करोड़ लोग आधार पे आ चुके हैं जी। मतलब आपका बायोमेट्रिक है, एक बटन दबाते ही आपकी तस्वीर, आपका मोबाइल नंबर, आप कहां रहते हैं, आपका लोकेशन क्या है, ये मालूम हो जाता है। अब मुझे चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि उनके यहाँ जो वृद्धा पेंशन थी उसको उन्होंने आधार से जोड़ दिया, तो लगभग उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का सेव किया
जो घोष नाम थे, जो जाली पत्रों से पैसे लिया करते थे पेंशन के, वो मिलना बंद हो गया जी। तो इससे जहां आप देख रहे हैं कि जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी है उसके माध्यम से सीधा लोगों के अकाउंट में जा रहा है जी। जनधन में कितना लोगों को फायदा हो रहा है जी। तो एक प्रकार से इसका सोचने का विचार करना है। और जब डिजिटाइजेशन का प्रोसेस बढ़ेगा तो आस्ते आस्ते भ्रष्टाचार ये सब खत्म होगा और हमें उसकी कोशिश करनी है। लेकिन आज 82 करोड़ की संख्या हो गई है तो वो बहुत बड़ी संख्या है। आस्ते आस्ते राज्य सरकारें स्वयं पैसे की लूट को रोकने की दिशा में इन सारे डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाए, इसके बारे में वो स्वयं विचार करेंगे। जी बिल्कुल। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिजिटल जो औजार है उसके जरिए अब गवर्न किया जाए, इसके लिए सारे स्टेक होल्डर दरअसल तैयार हैं। लेकिन जब हम साथ में ऐसी रिपोर्ट पढ़ते हैं, जब दुनिया में कंपैरिजन होता है कि इंटरनेट की स्पीड का भारत में क्या हाल है, तो अभी एशियाई जो पैसिफिक देश हैं उनकी लिस्ट में भारत नीचे से दूसरे नंबर पे है। तब यह फिक्र होती है कि आपके इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में सारे स्टेक होल्डर को आप एक साथ ला सकें और उनको तेजी से चला सकें, इस एग्जीक्यूशन चैलेंज को कैसे निपटेंगे? देखिए, इस विषय का थोड़ा मैं विस्तार से उत्तर देना चाहूंगा। समस्या है, आज इस देश में 30 करोड़ इंटरनेट हम पहुंच गए हैं। लोग कहते हैं हम अमेरिका से आगे निकल गए हैं। हमारी योजना है आने वाले 2 वर्षों में इसको हम 50 करोड़ कर दें। हमें लगता है हम कर देंगे। मैंने बताया कि 98 करोड़ मोबाइल फोन है। हर महीने 5 से 7 मिलियन यानी 40 से 50 से 60 लाख मोबाइल फोन जुड़ते हैं। जल्दी हम 100 करोड़ पहुंचने वाले हैं। ये मोबाइल फोन तो बहुत कुछ तो बिना प्रयास के पहुंचा और बहुत कुछ सरकार के भ्रष्टाचार के बावजूद पहुंचा। यहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, संचार भवन जो सुर्खियों में रहता था, यहां क्या क्या होता था आपने देखा है। स्पेक्ट्रम मैंने देश में इतना ईमानदारी से किया, 1,10,000 करोड़ हाईएस्ट आया। पहले क्या होता था आपको मालूम है? मैं कहना क्या चाहता हूं कि समस्याएं हैं। वही मतलब स्पीड को बढ़ाने, स्पीड और सिग्नल की क्वालिटी, ये है मुद्दा। बिल्कुल। तो इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो हम करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, ये उसी से आगे बढ़ेगा ना। और जो सारी कंपनियां हैं वो अपना सिस्टम रीइंफोर्स कर रही हैं, वो क्यों बढ़ेगा? इसी से बढ़ेगा। तो वो भी सुधारने की कोशिश करनी है। आपके चैनल पर मुझे आज बताते हुए इस बात का संतोष है कि जब मैं मंत्री बना था तो बीएसएनएल 8,000 करोड़ के घाटे में था। मुझे याद है जब अटल जी की सरकार गई तो ये 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में था। 10 साल में क्या हुआ? आपने देखा क्या हुआ है? अच्छा, तो मुझे अच्छी बात है कि उसी बीएसएनएल ने 47 लाख नए कस्टमर जोड़े हैं और वो अब रोमिंग फ्री दे रहा है। मोबाइल पर आप देख रहे हैं जी। और वो लैंडलाइन रात के 11 से 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बिल्कुल फ्री दे रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं जी। ऐसी कोशिश आगे बढ़ेगी तो इंटरनेट को भी ठीक करेंगे। आपने जो इंटरनेट को ठीक करने का जिक्र किया, इसमें अभी आपको 2 बड़े पार्टनर हैं आपके। एक तरफ तो टेलीकॉम कंपनियां हैं, दूसरी तरफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। इन दोनों के कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं और अब आपके सामने एक रिपोर्ट आने वाली है जिसको आप जल्दी ही हम लोगों को बताएंगे। उस पर मैं समझना चाहता हूं, एक मुद्दा है नेट न्यूट्रलिटी का, जो मेरे लिए अब उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरे लिए बड़ा मुद्दा यह है कि क्या जो OTT सर्विसेज में वॉइस कॉल जैसी चीजें हैं इंटरनेट कंपनियों की, उस पर लाइसेंस राज लाएंगे? देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसी पर तो जानकारी जो चाहिए। मुझे बोलना था मैं संसद में बोल चुका हूं। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो हमारे विभाग के पदाधिकारियों की रिपोर्ट है, विभाग की नहीं है। वो कमेटी मैंने ही बनाई थी और मैंने संसद में कहा था मैं ट्राई की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन फैसला भारत सरकार को करना है, मुझे करना है, कैबिनेट को करना है। तो उस अंतिम फैसले की आप प्रतीक्षा करिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जिस खुलेपन का स्पिरिट आप और प्रधानमंत्री दोनों बताते हैं इस नए जमाने के डिजिटल दौर में, उसका ट्रांसलेशन फिर यह है कि किसी भी प्रकार की सेवाओं पर लाइसेंस लाने का कोई इरादा आप लोगों का नहीं है। ये बिटवीन द लाइन मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं? देखिए, आप ना बिटवीन द लाइन्स पढ़िए ना ऑफ द लाइन पढ़िए, और मैं आपको कोई हेडलाइन देने वाला भी नहीं हूं क्योंकि आप साफ जान लीजिए कि जब मैंने कहा रखा है कि मैं ट्राई की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करूंगा, फिर फैसला करूंगा, तो आपको उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ, मैंने इतना अवश्य कहा है कि इंटरनेट बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उपलब्ध हो और ग्लोबल और लोकल में कंटैक्ट हो, और इंटरनेट के विस्तार में देश की नौजवान पीढ़ी ने जो काम किया है उनका अभिनंदन है। ये सारी बातें मैंने कही हैं। लेकिन जो विस्तृत सरकार की पोजीशनिंग होगी, देखिए इस बात को समझिए,
पूरी दुनिया में इस पर बहस चल रही है। आपने देखा इंटरनेट गवर्नेंस पर हमने एक स्टैंड लिया चर्चा करके, मल्टी स्टेक होल्डर। आज पूरी मैंने वीडियो से चर्चा की थी, अर्जेंटीना में कॉन्फ्रेंस था, पूरी दुनिया से मुझे बधाई आई। अमेरिका के भी ट्रेड मिनिस्टर ने मुझे कहा कि थैंक यू फॉर दिस ग्रेट स्टैंड। जी, मुझे मालूम हुआ है कि ब्राजील, अर्जेंटीना सबों ने हमारे स्टैंड को स्वीकार कर लिया है। तो जब संजय पुगलिया जी आप सुविचारित स्टैंड लेते हैं, भारत एक बड़ा देश है, दुनिया भारत की ओर देखती है। आज नेट न्यूट्रलिटी पर कई देशों में बहस चल रही है, तो हम चाहते हैं एक ऐसा स्टैंड जो भारत के हित में हो, भारत के नौजवानों के हित में हो और दुनिया में अपनी एक छाप छोड़े। थोड़ा हमें आप समय दीजिए, ट्राई की रिपोर्ट आने दीजिए। जी बिल्कुल। अभी आपने स्पेक्ट्रम का सफल जो ऑक्शन हुआ उसका जिक्र किया। जब वो हो गया उसके बाद फिर कंपनियां डेटा चार्ज और दूसरी तरह के जो दर होती हैं उनको बढ़ाने के लिए लॉबिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो फिर ये भी एक फिक्र होती है कि अभी वो आपसे जो कह रहे हैं ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मिसचीफ वाला सवाल है, लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के एजेंडा को हम बढ़ाना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ मौका देख करके कस्टमर के लिए सेवाओं को महंगा करना उनका परम कर्तव्य है, क्योंकि उनको प्रॉफिटेबल होना है। इससे थोड़ा डर लगता है कि अल्टीमेटली ये सेवाएं महंगी हो जाएंगी जिस रेट पर स्पेक्ट्रम उन्होंने उठाया है। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूं कि क्या रेट पर देना है, नहीं देना है, ये उनको तय करना है। उनके बिजनेस मॉडल को मैं तो तय नहीं कर सकता ना। अब बाकी मैं चाहता हूं कि स्वस्थ कंपटीशन हो, सरकार न्यूट्रल होकर के इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाए। जी, मैं बार बार कहता हूं कि मैं देश का टेलीकॉम मंत्री हूं, मैं देश के कंज्यूमर्स के हितों का भी मंत्री हूं। जी, टेलीकॉम कंज्यूमर्स के, तो देश का कंज्यूमर तय करेगा, ये उनको तय करने दीजिए। जी, इतना हल्ला था कि स्पेक्ट्रम आते ही प्राइस भागेंगी। एक तरफ ये भी पक्ष है कि कई कंपनियों के जो अकाउंट बुक है उसमें प्रॉफिट काफी दिखाया जा रहा है, ये भी आप देखिए। तो अब ये चर्चाएं होती हैं, होती रहेंगी। जी बिल्कुल। मैं आपसे एक बात कहूं, आज पुराने परिचित है आप, जब मैं स्पेक्ट्रम का ऑक्शन कर रहा था तो कई पिंक पेपर के संपादकीयों को अगर मैं रोज पढ़ता रहता तो मुझे काम बंद करके बैठना पड़ता। जी, मैंने ईमानदारी से अपना काम किया, उन सबों ने हमारी तारीफ की। कल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बढ़िया हो गया, आपने मुझे शुभकामनाएं दी। तो संजय जी, आप मुझे बहुत दिनों से जानते हैं, मैं काम करता हूं, बिल्कुल, और काम ठीक करता हूं, ईमानदारी से करता हूं। बाकी लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन सर चूंकि आपने पिंक पेपर का जिक्र किया है तो फिर लिबर्टी लेते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगा, दर्शकों के आमने सामने बात हो रही है कि बिल्कुल आप जैसे निर्णयकर्ताओं को पिंक पेपर और अंग्रेजी के लिमिटेड प्रभाव वाले मीडिया से बचने की बड़ी भारी जरूरत है। सर नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मेरे जीवन का सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट है, जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और भी स्पष्ट है। जो काम होना चाहिए वो होगा, चाहे आप कुछ न करें। जी, और जो काम नहीं होना चाहिए वो कभी नहीं होगा, चाहे आप जितना भी कुछ करें। तो जब ये सिद्धांत हम बना लेते हैं, मैं आज आपसे गर्व से कहता हूं कि संचार भवन के गलियारों में आज आपको बिचौलिए और लॉबिस्ट दिखाई नहीं पड़ेंगे। पहले उनका यहां अड्डा हुआ करता था, बिल्कुल, हमने करके दिखाया है। सभी जानते हैं कि निर्णय प्रामाणिकता से होते हैं। जी, तो ऐसे ही निर्णय चलेंगे, स्पेक्ट्रम देश के हित में चलेंगे, जी, प्रतिस्पर्धा के हित में चलेंगे। जी, स्पेक्ट्रम शेयरिंग की चूंकि बात हो रही थी स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम शेयरिंग को लेकर के मेरा ख्याल है कि अब आप कैबिनेट के सामने एक फैसला कराने के लिए जाएंगे। वो गाइडलाइन अभी आप समझ सकते हैं कि पिछले 15-20 दिन से हम लोग सब लोग डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम में लगे हुए थे, आप देख रहे थे। आज मैं आपके माध्यम से अपने पदाधिकारियों का अभिनंदन करूंगा कि सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक सभी रोज 10 घंटा खट रहे थे इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, रात के 2-2 बजे तक रहते थे। तो थोड़ा उन्हें वक्त दीजिए, जल्दी इसको हम कैबिनेट में लेके जाएंगे। जी बिल्कुल। और उसमें ये इंटरनेट कंपनियों के भी साथ शेयरिंग का इंतजाम होगा या सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों के बीच में शेयरिंग का इंतजाम होगा? अब जो बात मुझे कैबिनेट में करनी है वो आप चाहते हैं कि मैं संजय पुगलिया से करूं, आप तो ऐसा ना करिए, कैबिनेट में जाने दीजिए, वो निर्णय होगा। मैं आपको ठीक है सर, आखिरी के बचे हुए 2 मिनट में मैंने पहले आपसे इसकी चर्चा नहीं की थी, क्योंकि ये सवाल तो ऐसा है जो हम कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। मुझे आपकी पार्टी से एक बड़ी समस्या है। जब मैंने डिक्लेयर कर दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि पहले नहीं बताएंगे और कोई भी हो सकता है। इस पर मुझे बड़ी आपत्ति है सर। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप मुझे शर्मिंदा नहीं करें, मेरी इस पर कोई रुचि नहीं है। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं
मुझे बिहार के मुख्यमंत्री बनने में कोई रुचि नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, दोबारा भी कह रहा हूं। चलिए सर, मान लिया, मैंने ये कहा भी नहीं कि आपके लिए कह रहा हूं। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। मैं ये कह रहा हूं सर, बिहार में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पहले, आप भले ही हो या ना हो अलग बात है, ऑन ए सीरियस नोट, उम्मीदवार का नाम घोषित करना एक अच्छी रणनीति होगी, सामने जिस तरह का गठबंधन बन गया उसको देखते हुए। ये बहुत लोग कहते हैं हमसे। देखिए, मुझे दूसरी बात कहनी है। इस बारे में हमारा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड काफी योग्य निर्णय करता है। महाराष्ट्र में तो किसी को नहीं किया, झारखंड में किसी को नहीं किया, हरियाणा में किसी को नहीं किया। हम जीते कि नहीं जीते? और बिहार में जिस तरह लालू जी के कंधों पर बैठ के नीतीश कुमार सुशासन की बात कर रहे हैं, उससे भारत का क्या भविष्य बनेगा? आप भी समझते, बिहार का क्या बनेगा? आज मैं चाहता हूं कि सीएनबीसी पर बताऊं कि जब से भाजपा अलग हुई है, तो जहां पहले 15-16 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आते थे, वो घटकर 8,000 करोड़ हो गए हैं। बिहार की विकास दर घट गई है। ये तो सामने दिखाई पड़ रहा है। तो बिहार की जनता बहुत ही योग्य है, फैसले करेगी। और जहां तक लीडरशिप का सवाल है, आप हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की परिपक्वता पर विश्वास करें, वो सही फैसला करते हैं। जी बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि चूंकि मांझी भी हैं, कुशवाहा जी भी हैं, रामविलास जी भी हैं, तो कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का क्यों हो, एलाइज का क्यों न हो, क्योंकि वहां पर एक बैकवर्ड लीडरशिप का चेहरा प्रोजेक्ट करना बड़ा जरूरी है। देखिए, मैं अब देखिए, चुनाव के पहले हर को अपनी बात कहने का अधिकार है। बीजेपी अपना नेता जो होगा तय करेगी, एनडीए से बात करके तरेगी, लेकिन ये सबों की अपेक्षा है। रामविलास जी ने स्वयं कहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो इस पर हम कोई परेशान नहीं होते हैं। हमने एनडीए में हम सबों के साथ लेकर चलते हैं, सबों की राय से चलते हैं। चिंता मत करिए, ये सब चीजें बहुत ही सुलभ तरीके से आगे बढ़ेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बिहार के लोग एक प्रामाणिक बदलाव के लिए व्याकुल हैं। बिहार को गुड गवर्नेंस चाहिए जी, बिहार को विकास चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर, उसके अब खत्म करने के पहले यही कहना चाहूंगा कि जो मूल विषय था डिजिटल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का आपका अभियान, ये दरअसल बहुत सफल हो, इसी शुभकामना के साथ आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए देखिए, मैं आपसे संजय जी एक ही बात कहूंगा जी। जब अटल जी ने नेशनल हाईवे की बात की थी, तो आप तो उस समय सब देखते थे। बहुत लोगों ने कहा था कैसे होगा, जमीन कहां से आएगी, रोड में गड्ढा है, कहां से हाईवे बनेगा। आज राष्ट्रीय राजमार्ग बने कि नहीं बने? बिल्कुल। कोई उसे बदल पाया? बिल्कुल। उसी प्रकार से डिजिटल इंडिया, जो इंफॉर्मेशन बेस की बात प्राइम मिनिस्टर करते हैं, हम लोग करते हैं, ये वही देश को बदलने वाला कार्यक्रम है। बिल्कुल, इसमें सभी जुटे। ये पॉलिटिक्स न्यूट्रल है, ये पार्टी न्यूट्रल है। बिल्कुल, हम देश को बदलेंगे। पॉलिटिक्स और पार्टी न्यूट्रल के अलावा अत्यंत घोर रूप से भ्रष्टाचार विरोधी भी है। बिल्कुल, और इंडिया पॉजिटिव है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।